आज हम ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को समझेंगे जो ना होता तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते थे। अस्सलामु अलैकुम, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पावर एक्सप्लोजन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किन किन चीज़ों से बनता है और ये काम कैसे करता है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा पास में जाना होगा। ये बात है 1871 की, जब टेस्ला ने एसी करंट को डिस्कवर किया। अब जहन में ये बात आई कि भाई यार, जब डीसी करंट मौजूद था तो एसी करंट की क्या जरूरत पड़ी। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और इसे अगर हम ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप या स्टेप डाउन करना चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और अगर वही चीज हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ करें, जिसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये ईएमएफ क्या है आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। कुछ जगहों पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर की तरह है, मगर फर्क ये है कि इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर ऐसा कुछ नहीं करता। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, या तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ है, ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है, इसको जानने से पहले ये समझ लो कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे है और काम कैसे करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर टोटल फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के ऊपर काम करता है। अगर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन आपके जहन में है तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। जब हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो प्राइमरी कॉइल के ऊपर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसी सेम टाइम अगर हम दूसरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के पास ले आएंगे, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होने की वजह से वहां पे करंट का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल पे वायरलेसली ट्रांसमिट हो जाएगी। बट यहाँ पे मसला ये आता है कि यहाँ पे लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो कॉइल की हर तरफ होती है, और हम कॉइल सिर्फ एक तरफ लेके जाते हैं और बाकी तरफ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाती है लॉस। इस लॉस को कवर करने के लिए ट्रांसफार्मर के कॉइल के इर्द गिर्द फेरो मैग्नेटिक आयरन कोर का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे भी मसला होता है कि इस कोर के ऊपर एडी करंट जनरेट होते हैं। इस एडी करंट होने की वजह से ट्रांसफार्मर हीट करता है और इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। तो इस एडी करंट को कम से कम करने के लिए पतली लेमिनेटेड शीट का यूज किया जाता है, मगर फिर भी लीकेज फ्लक्स की वजह से हमें कुछ न कुछ लॉस तो मिलते हैं, लेकिन जितने पहले मिल रहे थे उससे कुछ न कुछ कम हो जाता है। वो अलग बात है। ट्रांसफार्मर दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है, बट इससे भी कुछ लॉसेस आते हैं। हम जितनी इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे लॉसेस आते हैं, जैसे कॉइल के ऊपर कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, कोर लॉस एक्सेट्रा। अगर आपने ट्रांसफार्मर यूज किया है तो आपने इस तरह की आवाज जरूर सुनी होगी। असल में एसी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर की शीट अपनी जगह पे वाइब्रेट करती है, और इस वाइब्रेशन की वजह से हमें आवाज सुनने को मिलती है। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि ट्रांसफार्मर को वॉट या किलोवाट में नहीं लिया जाता, वोल्ट एम्पेयर में लिया जाता है या किलोवाट एम्पेयर में लिया जाता है। ऐसा क्यों? ट्रांसफार्मर को वॉट और किलोवाट में क्यों नहीं लिया जाता? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के आखिर में इसका आपको सही जवाब मिल जाएगा। देखते हैं आपको इस बारे में कितनी नॉलेज है। अब समझते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कैसे करता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये मसला भी चुटकियों में हल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वोल्टेज को 1000 से 220 पे कन्वर्ट करना है, यानी कि स्टेप डाउन करना है 220 के ऊपर, और मेरे पास जो प्राइमरी कॉइल है उस पे है 500 टन्स। अब मुझे नहीं पता कि मैं सेकेंडरी में कितने टन्स लगाऊंगा कि मेरे इस वोल्टेज 1000 से 220 में पहुंच जाए। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने अरेंज किया। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 220 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 110। ये हमारे पास होंगे सेकेंडरी के टर्न्स। अगर मैं प्राइमरी पे 500 टर्न्स रखूं और सेकेंडरी पे 110 टर्न्स रखूं तो मेरे पास जो वोल्टेज है वो 1000 से 220 पे कन्वर्ट हो जाएगी। इसी फॉर्मूले को हम अरेंज करके बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास तीन चीजें नोन है और मुझे चौथी चीज चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इजीली दूसरी चीज को निकाल सकता हूँ। अच्छा, इस प्रोसेस से वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारे आउटपुट पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया तो हमारे पास आउटपुट में पावर भी इंक्रीज हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। असल में हम जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते हैं तो करंट डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपको पता है। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट पावर होता है, और जब मैंने वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो करंट खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, और जब मैं वोल्टेज डिक्रीज करूंगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। हमारे पास पावर इनपुट और आउटपुट की सेम रहेगी,
एक्सेप्ट कि हम लॉसेस को इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी में भी फर्क आता है? मैंने अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी करंट की तरह? ये आपसे मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से कि फ्रीक्वेंसी में कितना फर्क आता है वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। और इसका जवाब भी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तब तक आप ट्राई करें। आपको क्या लगता है कि फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा या नहीं? ट्रांसफार्मर यूज कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि जनरेशन सेक्टर पे 11 kV पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, और अगर 11 या 20 kV पे ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर देंगे तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारा जनरेशन साइट बहुत ज्यादा शहर से दूर होता है। तो इसको स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से 132 kV, 220 kV, 500 kV या इससे भी ज्यादा वोल्टेज पे इंक्रीज करके ट्रांसमिट करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। अब सोचने वाली बात यह है कि 11 kV कोई छोटी वोल्टेज तो है नहीं, तो इसमें लॉसेस क्यों आते हैं? इसको हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे जब हम पावर ट्रांसफार्मर समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने समझा है वो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर, बेसिक ट्रांसफार्मर समझा है, और जो ग्रिड स्टेशन या जनरेशन साइड पे यूज होता है वो होता है पावर ट्रांसफार्मर। उसके अंदर ऑयल भी यूज होते हैं, उसमें बहुत ही डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। वहां पे 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, हमने भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समझा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। बेसिक समझ में आ गई तो वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर ट्रांसफार्मर की बात करूँ, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में यूज होता है, ट्रांसफार्मर चार्जर्स में यूज होता है, ट्रांसफार्मर तकरीबन हर छोटी मोटी सर्किट में आपको नजर आ जाएगा कभी खोलने का इत्तेफाक हो। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर को वोल्ट एम्पेयर में क्यों लेते हैं। आई होप कि आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दिया होगा, और हर किसी ने अपने लिहाज से सही आंसर ही दिया होगा। और अब देखते हैं कि आपका आंसर हमारा आंसर कितना मैच करता है। असल में सीन ये है कि ट्रांसफार्मर 2 कॉइलों के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको हम वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। किलोवाट या वॉट डिपेंड करता है कि आप इसके साथ किस टाइप का लोड यूज करने वाले हैं। अगर हम लोड इन किलोवाट एम्पियर को उसके पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो होता है वॉट। अब आप किस पावर फैक्टर का लोड ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे ये ट्रांसफार्मर बनाने वालों को तो नहीं पता होता, तो इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होती है। अब आप इससे जिस भी पावर फैक्टर का लोड कनेक्ट करेंगे वो आप खुद ही वॉट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर को वोल्ट एम्पियर से मल्टीप्लाई करने पे वॉट कैसे बन जाता है, तो आप कमेंट में पावर फैक्टर लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना देंगे भाई कि पावर फैक्टर होता क्या है और वोल्ट एम्पियर और वॉट में क्या फर्क होता है मेजर। पावर फैक्टर इंक्रीज करने और डिक्रीज करने से क्या रिजल्ट आता है, सब चीजों पे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, जिससे करंट में फर्क आता है। करंट कम या ज्यादा होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कुछ फर्क नहीं आता। फ्रीक्वेंसी जो होगी वही रहेगी, इनपुट में और आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी में जरा भी फर्क नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और नीचे आपको इंस्टा की यूजर आईडी नजर आ रही है, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।